everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to talk about divorce. That is the topic that comes under social problems and it is directly mentioned in your CUET exam. And we are going to cover the meaning, types and related GK to divorce. Okay. Don't forget to join my Telegram channel because all the important things you will find on my Telegram. So let us start and see what is divorce and what are the other things that we are going to learn today regarding this topic. So let us see what is the meaning of divorce. We all know, we have some general knowledge, but it is important that you see the definitions, you see the academic content regarding this topic. ठीक है? तो divorce का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. आप याद रखिएगा ये वर्ड. डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का एंड हो जाना, टर्मिनेशन हो जाना. तो डाइवोर्स एक तरह का प्रोसेस है जिससे कि मैरिज जो है वो टर्मिनेट हो जाती है या फिर मैरिटल यूनियन. ठीक है. Divorce usually entails the cancelling or reorganizing of the legal duties and responsibilities of marriage. यानी जो भी लीगल ड्यूटीज इन्वॉल्व होती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मैरिज में, वो यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं. Once you get a divorce, dissolving the bonds of matrimony between a married couple. तो जो बॉन्ड होता है शादी वाला कह सकते हैं, जो बॉन्ड होता है मैट्रिमोनियल बॉन्ड जो होता है मैरिड कपल के बीच में, वो इसके बाद खत्म हो जाता है. ठीक है. Divorce laws vary considerably around the world, but in most countries divorce requires a sanction of a court. ठीक है. तो कोर्ट से सैंक्शन लेना जरूरी होता है हर कंट्री में. ठीक है. अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आपको लीगल प्रोसेस से जाना पड़ेगा और आपको डाइवोर्स के लिए फाइल करके डाइवोर्स लेना पड़ेगा. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डाइवोर्स में कई चीजें और इन्वॉल्व होती हैं, कुछ इश्यूज, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. मींस अगर दोनों ने मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है. चाइल्ड कस्टडी. चाइल्ड कस्टडी मतलब बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, बच्चा किसके पास रहेगा. ओके. एलिमनी. एलिमनी का मतलब होता है वो मनी, वो सपोर्ट जो एक पर्सन, जो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को देता है. ठीक है. चाइल्ड विजिटेशन यानी बच्चा कब कब मिलने आएगा. पेरेंटिंग टाइम, चाइल्ड सपोर्ट, डिवीजन ऑफ डेट. डेट मीन्स जो भी उधार लिया हो उसका भी डिवीजन. सो इतनी चीजें होती हैं व्हेन समबडी गेट्स अ डिवोर्स. The only countries that do not allow divorce are Philippines and the Vatican City. तो ये दो कंट्रीज हैं जहां पर डाइवोर्स अलाउ नहीं है. तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इन द फिलीपींस डाइवोर्स फॉर नॉन मुस्लिम फिलिपीनियंस इज not legal unless husband and wife is an undocumented immigrant and satisfies certain condition. तो फिलीपींस में क्या है कि डाइवोर्स पॉसिबल नहीं है फॉर नॉन मुस्लिम इफ वो लोग बाहर से आए हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, और भी कुछ उनको सर्टेन कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी. ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. द वेटिकन सिटी इज अ स्टेट रूल्ड बाय द हेड ऑफ कैथोलिक चर्च. तो वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च हेड है और इनके रिलीजन में ये है कि दे डू नॉट अलाउ फॉर डाइवोर्स. ये लोग डाइवोर्स के लिए अलाउ नहीं करते हैं. ठीक है. अब इंडिया की बात करें. इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डाइवोर्स रेट. इंडिया में सबसे कम डाइवोर्स होते हैं. सी 1% डाइवोर्स. ठीक है. दैट बीइंग सेड, अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स स्प्लिट विदाउट चूजिंग टू गो थ्रू प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स. तो हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग अलग रहने लगते हैं, दोनों कपल्स, बट वो लोग इस प्रोसेस से नहीं जाते हैं, वो लोग डाइवोर्स के प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व होते हैं. इनफैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ मैरिजेस आर नॉट रजिस्टर्ड. बहुत सारी शादियां तो ऐसी हैं जो अंडर लॉ रजिस्टर्ड ही नहीं है. ठीक है. अ डिसोल्यूशन इन सच पार्टनरशिप वुड नॉट बी शोन इन डाइवोर्स स्टैटिस्टिक्स. अब आप समझ रहे हो कि 1% क्यों है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो उनका तो डाइवोर्स होता होगा तो क्या ही पता चलता होगा, है ना. देन बहुत से लोग डाइवोर्स लेते ही नहीं है, वो अलग रहेंगे बट डाइवोर्स नहीं लेंगे. ठीक है. एडिशनली डाइवोर्स इज स्टिल स्टिग्मेटाइज्ड एंड सीन एज टैबू. तो फैमिलीज में अभी भी ये देखा गया है इंडिया में कि डाइवोर्स को बहुत ही ज्यादा स्टिग्मेटाइज करते हैं. स्टिग्मेटाइज मतलब एक अलग तरह का कंसेप्शन बना लेते हैं और डाइवोर्स को गलत समझते हैं, टैबू मानते हैं कि अरे ये चीज तो हो ही नहीं सकती है किसी भी सोसाइटी में. ठीक है. तो यही सब रीजन है कि लोग डाइवोर्स के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं इंडिया में ज्यादा. म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स क्या होता है?
इट इज़ अ लीगल एक्शन टेकन बाय बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। जब दोनों हस्बैंड और वाइफ डिसाइड करते हैं दैट दे वांट टू एंड देयर रिलेशनशिप एंड गेट डाइवोर्स ऑन द म्यूचुअल बेसिस, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, इन सिंपलर वर्ड्स व्हेन बोथ द पार्टीज यानी हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली एग्री टू डाइवोर्स। तो आप ये याद रखिएगा, बोथ द पार्टीज म्यूचुअली एग्री टू हैव डिवोर्स इज कॉल्ड म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डिवोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ लॉज हैं जो आपको समझने हैं, पता होने चाहिए। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट जो मानते हैं लॉ, वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, इसमें मैंने कुछ बातें ऐड कर दी हैं, कुछ चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे एज अ नोट सेंड करूंगी, तो वो आप रीड करिएगा, बिकॉज उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। बट इन केस आपको नहीं चीजें समझ में आती हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम एंड आस्क मी। ठीक है, मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लॉ मानते हैं। ठीक, क्रिश्चियन मानते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 या फिर डाइवोर्स एक्ट 1869, तो ये आपको याद रखना है। पारसी मैरिज एक्ट, सॉरी, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, Before thinking of applying for mutual consent divorce, one should keep few things in mind regard to this. तो mutual consent divorce से पहले कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना होता है। ठीक है, ये किसमें दी है? ये हमें दी है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13B में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कौन सी कंडीशंस हैं और किसमें वो दी हुई हैं। पहला है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर एनी मोर। मतलब अगर आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने, तो फिर आप साथ में नहीं रह रहे हो, दोनों जो कपल्स हैं, पार्टीज हैं, वो अलग अलग रह रही हो। ठीक है, दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। 1 साल या 1 साल से ज्यादा वो लोग अलग रह रहे हो, ये भी एक कंडीशन है। बोथ ऑफ देम हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड हेंस इट नीड्स टू बी एंडेड। दोनों ही पार्टीज को ये चीज वहां पे एग्री करनी पड़ेगी कि हाँ मैरिज डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड वो दोनों ही चाहते हैं कि उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आपका डाइवोर्स हो पाएगा। ये यहाँ पर शॉर्ट में दिया हुआ है, देखो प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले आपको पिटिशन फाइल करना पड़ता है, देन आपको कोर्ट जाना पड़ता है, फैमिली कोर्ट में होता है डाइवोर्स, ये याद रखना। देन फर्स्ट एंड सेकेंड मोशन ऑफ ऑर्डर होता है एंड फाइनली आपका डाइवोर्स हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जीके है जो आपको याद रखना है। The Hindu Marriage Act is an act of the Parliament of India enacted in 1955. ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था इंडिया में? 1955 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स, 3 और हैं जो हिंदू कोड बिल्स का पार्ट आप कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सबके ईयर आपको याद रखने हैं। द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो सबके ईयर सेम है, बस इसका अलग है, तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। नेक्स्ट इज और भी जो अलग तरह के एक्ट्स हैं जो इंडिया में हैं डाइवोर्स के, वो ये हैं द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, देन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, देन ये वाला तो सेम ही हो गया, इसे कट करो। द स्पेशल मैरिज एक्ट, द फॉरेन मैरिज एक्ट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ कुछ 2 रिपीट हो गए हैं तो उन्हें आप काट दीजिए। ओके, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको पता होने चाहिए बिफोर योर एग्जाम। अब इतने सारे अलग अलग तरह के क्यों हैं लॉज? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डाइवर्स है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस फेथ वाले लोग हैं, इसीलिए इंडियन जुडिशरी ने सबके लिए अलग अलग लॉज बनाए हैं। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स प्रोसीजर इज रिलेटिवली इजियर। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था म्यूचुअल कंसेंट वाला प्रोसीजर वो आसान होता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। वाइल कंटेस्टेंट डाइवोर्स प्रोसीजर टेक्स लॉन्गर, तो और जो बाकी के प्रोसीजर्स हैं वो टाइम ज्यादा लेते हैं। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम टाइप्स ऑफ डाइवोर्स। पहला है अनकंटेस्टेड और कंटेस्टेड। अनकंटेस्टेड डाइवोर्स में क्या होता है? बोथ पार्टीज हैव कम टू टर्म्स विद द मैरिज एंडिंग। दोनों पार्टीज जो है वो एग्री कर रही हैं कि उनकी जो शादी है वो अब खत्म हो जानी चाहिए, मैरिज को एंड हो जाना चाहिए।
नो वन इज फॉल्टिंग द अदर पार्टी, कोई एक दूसरे को फॉल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, चीजें यहाँ पे सॉर्टेड हैं। टाइप ऑफ डाइवोर्स इज बेस्ट फॉर कपल्स, तो ऐसे कपल्स जिनका शुरू से ही फाइनेंशियल चीजें अलग अलग होती हैं उनके लिए ये वाला डाइवोर्स बेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इज कंटेस्टेड डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स में क्या होता है कि द फॉर्मर कपल कांट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन एनीथिंग, यानी दोनों कपल्स एक दूसरे की चीजों पे एग्री नहीं कर रहे हैं। बोथ पार्टी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अदर पार्टीज टर्म्स, एक दूसरे के टर्म्स को रिफ्यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चीजें काफी जल्दी हीटेड अप हो जाती हैं, मीन्स आर्ग्यूमेंट होने लगता है, लड़ाई होने लगती है, इसको कहते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स। इस तरह के डाइवोर्स होने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये वाले रिलेटिवली इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव डाइवोर्स। इन कोलैबोरेटिव डाइवोर्स बोथ पार्टीज विल साइन एन एग्रीमेंट बिफोर एनी नेगोशिएटिंग बिगिंस। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज पहले से ही एक एग्रीमेंट बना के साइन कर लेती हैं ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। द एग्रीमेंट एसेंशियली स्टेट्स दैट द एक्सेस विल वर्क टुगेदर टू रीच एन एग्रीमेंट फॉर द वर्क फॉर बोथ ऑफ देम। उस एग्रीमेंट में यही मेंशन होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और एक दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस देकर इस चीज को किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सिंपल डाइवोर्स। अ सिंपल डाइवोर्स इज फॉर कपल्स हु डोंट हैव चिल्ड्रन। ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, डोंट हैव मच इनकम, ज्यादा इनकम नहीं है, हैवंट बीन मैरिड फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम के लिए ये लोग मैरिड भी नहीं रहे। पीपल हु आर मैरिड फॉर ओवर 5 years कांट फाइल फॉर अ सिंपल डाइवोर्स। तो ये चीज याद रखिएगा, 5 साल तक शादीशुदा रहे वो लोग सिंपल डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Next is no fault divorce. In this type of divorce, neither party has to prove that the other person did something wrong. Essentially, both parties agree that they played a part in the marriage ending. This option is excellent for people who don't see fights. तो जो लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, जो लोग शांति से चीजों को करना चाहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, that would be called no fault divorce. Okay? Default divorce में क्या होता है? A default divorce is rare. ये बहुत ही rare होता है. It does happen. This type of divorce occurs when one party can't be reached or found, यानी एक पार्टी गायब है. Thus the judge essentially counts their absence as approval of agreement. यानी इसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टी गायब है और वो सामने ही नहीं आ रही है तो फिर जज जो होते हैं वो उनकी एब्सेंस को उनका अप्रूवल मान लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स क्लियर होंगे, ये जनरल टाइप्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के हैं या ये अमेरिका के हैं, तो इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। Now here is a important topic that we should study under the topic of divorce, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो it might happen कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, that's why मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ट्रिपल तलाक के बारे में तो सबको ही पता है। ट्रिपल तलाक इज द प्रोसेस ऑफ डाइवोर्स अंडर शरिया लॉ, यानी इस्लामिक लॉ में हमें ट्रिपल तलाक के बारे में पता चलता है। वेयर अ हस्बैंड कैन डाइवोर्स हिज वाइफ बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 times, दिस इज कॉल्ड ओरल तलाक, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि ये एक इस्लामिक लॉ के अंदर दिया हुआ है हमें। दूसरी चीज, हस्बैंड जो है वो 3 बार अगर तलाक बोलेगा तो आपका तलाक हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाइवोर्स अंडर इस्लामिक लॉ, ये आप याद रखिएगा, 3 तरह के होते हैं तलाक यानी डाइवोर्स। पहला है अहसान, हसान एंड तलाके बिद्दत, यानी ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो यानी ट्रिपल तलाक को कहते हैं तलाके बिद्दत, ओके। While the former two are revocable, the last one is irrevocable. Means revocable मतलब होता है, तो मतलब ये जो दो हैं ये चेंज हो सकते हैं, बट ये वाला चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर दिस लॉ वाइफ्स कैन नॉट डाइवोर्स हस्बैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रिपल तलाक। एक चीज और है कि जो वुमेन्स हैं, जो वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड को अंडर ट्रिपल तलाक नहीं डाइवोर्स कर सकती थी, ठीक है। वुमेन हैव टू मूव टू अ कोर्ट फॉर डाइवोर्सिंग हर हस्बैंड अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी शरीयत एप्लीकेशन 1937। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें होता क्या था कि वुमेन अपने हस्बैंड को तलाक नहीं दे पाती थी और उनको डाइवोर्स देने के लिए उनको जाना पड़ता था कोर्ट, ठीक है। दिस एक्ट वाज पास टू मेक प्रोविजन फॉर एप्लीकेशन ऑफ शरिया और इस्लामिक पर्सनल लॉ, ओके। द मुस्लिम वुमेन
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2019 में ये बिल आया, ठीक है। आफ्टर गेटिंग पास्ड इन बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट हैज गिवन असेंट टू द ट्रिपल तलाक बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, turning it into a law which makes the practice of instant divorce among Muslim a punishable offense। याद रखना, ये जो सडन डाइवोर्स था, ट्रिपल तलाक था, इस एक्ट की वजह से इसे बना दिया गया पनिशेबल ऑफेंस। मींस अब अगर कोई किसी को ट्रिपल तलाक करेगा किसी को, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, पनिशमेंट उसको दिया जाएगा अंडर द लॉ, ठीक है। दिस एक्ट विल रिप्लेस एन ऑर्डिनेंस ऑन 21st दिस ईयर ऑन द सेम इफेक्ट। तो ये तो आप एक स्किप कर दो। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डेट्स हैं जो आप पढ़ के आप समझ सकते हैं कब वो बिल आया। 21 जून 2019 पास हुआ, देन राज्यसभा में पास हुआ, और फाइनली उसको कब जाकर प्रेसिडेंशियल असेंट मिला। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब एक चीज और है कि ये सारी बात स्टार्ट कहाँ से हुई। तो ये एक केस था, शाहबानू केस 1985, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड in her favor under the maintenance of wives, children and parents of the All India Criminal Code which apply to all citizens irrespective of religion। ठीक, तो ये वाला चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ओके। अब ये वाला जो था इसे तो हम कट कर देंगे बिकॉज ये एक पनिशेबल एक्ट हो गया है अब। बट डाइवोर्स इस्लाम में जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हस्बैंड जो दे सकता है वो ये है, म्यूचुअली जो होता है वो ये है। आपको सबके नाम एटलीस्ट याद होने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। वाइफ कौन कौन से दे सकती है, ये वो है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये याद रखना, ट्रिपल तलाक को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को वॉयलेट कर रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जितना भी फैक्चुअल हो सकता था मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। Now this is another thing related to the Hindu Marriage Act 1955। यहाँ पर 9 grounds दिए गए हैं on which either the husband or wife could sue for divorce। यानी अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो आप जाकर डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। एडल्ट्री, वेनेरियल डिजीज, कन्वर्जन, इंसैनिटी, लेप्रोसी, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, रेनन्सिएशन, डिसर्शन या फिर क्रूएलिटी। आई होप आपको इन सबके ही मीनिंग पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिस्पॉन्स करके बता दूंगी। So that's it for today guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe to my channel if you are a sociology student and you are preparing for any sociology exam. प्लेलिस्ट में जाकर आपको सारे वीडियोस देखने हैं, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।